हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आई एम सी एस सत्यरंजन स्वामी। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। एंड आपका पढ़ाई बहुत जोर शोर से चल रहा होगा, तो उसमें हेल्प करने के लिए हम आज लाए हैं वीडियो, जिसमें हम बताएंगे कि आप एमसीक्यू में कैसे आप 25 प्लस आप अचीव कर सकते हैं। इवन 30 भी आप अचीव कर सकते हैं, बट हम 25 प्लस जिससे ऑल स्टूडेंट 25 प्लस अचीव कर पाएंगे, ये वीडियो अगर देखेंगे। जैसे हम क्लास में सब कुछ स्ट्रैटेजी बताते हैं किससे आप 25+30 रख सकते हैं, क्लासेस में बताते हैं। बट इस बार बहुत ज़्यादा स्टूडेंट का मैसेज आ रहा है कि सर कैसे स्ट्रैटेजी करेंगे जिससे हमारा जो एमसीक्यू है, प्लान क्या रहेगा, डिटेल प्लान, जिससे एमसीक्यू में हम अच्छा मार्क सिक्योर कर पाएंगे। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट है कि आपका जो एमसीक्यू है ना, आपको एग्जामेशन क्लेम करने के लिए आपको एमसीक्यू का ज़रूरत है। एमसीक्यू में आपको अच्छा मार्क सिक्योर करना पड़ेगा पहले। अगर आप 80+, 70+ प्लान कर रहे हैं सिक्योर करने के लिए, तो वहाँ पे तो आपको एमसीक्यू में 25+ सिक्योर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर 25+ या 30 अगर वहाँ पे एमसीक्यू में अगर आप सिक्योर कर लेंगे, तो यहाँ पे जो रिमेनिंग 70 मार्क्स से आप 45 या 50 रख सकते हैं, अगर आपका तैयारी अच्छा होगा। ठीक है। एंड एमसीक्यू में हम डिटेल प्लान बताएंगे, स्ट्रैटेजी बताएंगे, एंड एग्जाम में आपका क्या रहेगा, कैसे आप वहाँ पे प्लान क्या रहेगा, कैसे आप एक एक एमसीक्यू को आप सॉल्व करेंगे, एंड डिटेल स्ट्रैटेजी बताएंगे। ठीक है। एंड कहाँ से आपका एमसीक्यू आपको तैयार करना है, जो भी आपका एग्जिस्टिंग आपके पास जो भी है रिसोर्सेज, तो उसमें से ही हम बताएंगे किससे आप अच्छा मार्क सिक्योर कर पाएंगे। ठीक है। हम ऐसे नहीं बता रहे हैं कि आपका 25+30 रह जाएगा। हमारा जो जो प्रीवियस अटेम्प्ट में जो नवंबर 2023 में अगर देखेंगे, आपका 7-8 स्टूडेंट का 25+ आया है, और इवन 4 स्टूडेंट का 30 आया है। ठीक है। 30 आया है। डीटी आईडीटी में एक स्टूडेंट का आया था। ठीक है। एंड जो 3-4 स्टूडेंट का है, किसी किसी का डीटी में है, किसी किसी का आईडीटी में है, जो भी है वो सब कुछ क्लास स्टूडेंट थे, तो उनका सिक्योर हो गया है, जिससे उनका 80+, 70+ आ गया है, 80+ आ गया है, जिनका 30 आउट ऑफ 30 रहा है टीटी आईडीटी में। ठीक है। क्योंकि हम डिटेल यहाँ पे स्ट्रैटेजी बताते हैं, तो उसी हिसाब से आपको वर्क करना पड़ेगा, एंड वहाँ पे आपको मेहनत करना पड़ेगा। ये रहेगा आज के लिए आपका एमसीक्यू का। बट आपको अगर चाहिए डिटेल जो 70 मार्क डिस्क्रिप्टिव, तो उसके ऊपर आपको अगर वीडियो चाहिए क्या क्या रिसोर्सेज रहेगा, तो उसके लिए अगर आप कमेंट बॉक्स में अगर बोलेंगे, तो उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाएंगे। बट पहला है एमसीक्यू। एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर देखेंगे एमसीक्यू का ये जो स्ट्रैटेजी रहेगा, तो पहले अगर हमको यहाँ पे समझना पड़ेगा एमसीक्यू क्यों ज़रूरत है। एमसीक्यू आपका वहाँ पे टारगेट जो भी है 25+, 26, 7, 8, 9 या 30 भी आप रख सकते हैं, इजीली अचीवेबल है। बट आप अगर प्लान में अगर जाएंगे एग्जाम देने के लिए, ठीक है, जो भी हम डिटेल प्लान अगर करेंगे, एंड एग्जामेशन के लिए एमसीक्यू में 30+30 जरूरी है। तो अगर देखेंगे पहले जो क्वेश्चन आता था, जो अगर देखेंगे ये अटेम्प्ट से पहले नवंबर 23 तक जो भी अगर क्वेश्चन देखते थे, तो वहाँ पे आपका 2 केस स्टडी आता था। ठीक है। 2 केस स्टडी आता था। अगर देखेंगे किसी में 5 पॉइंट पूछ लेता था, 5 पॉइंट में पूछ लेता था क्वेश्चंस, एंड किसी में 4 पॉइंट हम रखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा केस स्टडी 1, उसमें 5 पॉइंट्स में पूछेगा, एंड ईच पॉइंट के लिए 2 मार्क करके, तो यहाँ पे आपका 10 मार्क आ जाता है। बट ऐसे नहीं है कि जो केस स्टडी 1 है वहीं पे ओनली 5 पॉइंट पूछेगा, इवन केस स्टडी 2 में भी पूछ सकता है। बट हम यहाँ पे रखे हैं टोटल आपका मेनली नॉर्मली 18 मार्क्स आता है आपका। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, 2 मार्क ईच आता है। उसके बाद जो भी रिमेनिंग जो रहता है 3, 4, 5 ऐसे करके कुछ क्वेश्चन पूछ लेता है, जिसमें आपका जो रिमेनिंग जो 12 मार्क रहता है, यहाँ पे आपका 18 मार्क कवर हो जाता है। रिमेनिंग जो भी 12 मार्क है, तो यहाँ पे क्या करता है कि वो कुछ 2 मार्क्स का पूछ लेता है, एंड कुछ 1 नंबर का पूछ लेता है। ठीक है। 2 मार्क्स का पूछ लेता है, एंड कुछ 1 नंबर का पूछ लेता है। ठीक है। इसमें फॉर एग्जाम्पल अगर देखेंगे 4 क्वेश्चन, ठीक है, 4 क्वेश्चन 2 मार्क ईच पूछ लेता है, जिससे वो आ जाता है आपका 8 मार्क्स है। एंड यहाँ पे हम इसको नीचे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर देखेंगे 2 टाइप्स का क्वेश्चन आता है, तो कुछ 4 क्वेश्चन आ जाता है 2 मार्क ईच करके, तो यहाँ पे 8 मार्क कवर हो जाता है। एंड यहाँ पे 4 क्वेश्चन आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये चेंज हो सकता है, ऐसे नहीं है कि ये आता था हर आइटम में, बट हम एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में बता रहे हैं, जिससे आपको क्लियर आइडिया आ जाएगा। ठीक है। तो टोटल ऐसे करके टोटल आ रहा था आपका 30 मार्क्स आ जाता था। ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट को हम कैसे बताते थे, आपका क्या रहेगा, कैसे आप यहाँ पे इसको आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है। इसको पूरा आप अचीव कर पाएंगे, ये जो 30 मार्क्स को कैसे अचीव कर पाएंगे। तो यहाँ पे अगर देखेंगे, हम पहले नीचे से जाते हैं। जो ये जो 4 मार्क्स का आता है 1 नंबर करके एक क्वेश्चन, तो वहाँ पे ये जो है डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता था। ठीक है। यहाँ पे कोई भी ऐसे टेंशन वाला बात नहीं होता था, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता था, जिसको आप इजीली अचीव कर सकते थे। अगर एक बार पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसका आंसर भी दे देते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होता है। यहाँ पे तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेता है, यहाँ पे क्या होगा, क्या कुछ टाइम लिमिट को लेकर पूछ लेता था, या कुछ अगर डेट को लेकर पूछ लेता था, या रेट को लेकर पूछ लेता था, तो ये क्वेश्चन आप इजीली दे पाएंगे। यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट सही करेंगे। ठीक है। उसके बाद अगर देखेंगे ये जो
4 क्वेश्चन आता था 2 मार्क्स का, जो इंडिविजुअली है वहाँ पे थोड़ा वो लफड़ा कर लेता था। तो इसको हम फर्दर अगर देखेंगे, 2 क्वेश्चन यहाँ पे आता था, एकदम घटिया क्वेश्चन आता था, ठीक है। 2 क्वेश्चन एकदम घटिया आता था, पूरा वो लंग क्वेश्चन जो 8 मार्क्स का है या 6 मार्क का क्वेश्चन पूरा पूछ लेता था, जहाँ पे स्टूडेंट का वहाँ पे गलती हो जाता था, ठीक है। बट जो 2 क्वेश्चन रिमेनिंग है उसको आंसरेबल हो सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो रिमेनिंग 2 क्वेश्चन है यहाँ पे आंसरेबल हो जाएगा, बट ये जो 2 क्वेश्चन है यहाँ पे स्टूडेंट गलती करते थे। मैक्सिमम स्टूडेंट अगर देखें यहीं पे गलती करते थे, क्योंकि ये जो 2 क्वेश्चन एकदम बड़ा क्वेश्चन पूछ लेता था। जैसे अगर देखेंगे टीडीएस चैप्टर में, तो टीडीएस चैप्टर का वो पूछ लेता था, जो भी 194N है ये वाला चैप्टर वो पूछ लेता था, जो सेक्शन को लेकर, या बड़ा बड़ा क्वेश्चन जैसे अगर देखें कंपोजिशन स्कीम को लेकर पूछ लेता था। तो यहीं पे स्टूडेंट गलती करते थे, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये जो 2 क्वेश्चन है 2 मार्क्स करके, ठीक है, 2 मार्क्स करके, बट ये जो 4 मार्क एंड यहाँ पे जो 4 मार्क है ये इजीली अचीवेबल है, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। एंड ये 2 क्वेश्चन को आपको थोड़ा, जो हमारा क्वेश्चन बैंक है उसको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन बैंक को आप ध्यान देंगे तभी जाकर हो पाएगा, क्योंकि क्वेश्चन बैंक को अगर आप सॉल्व नहीं करेंगे डिटेल में तो वहाँ पे दिक्कत होगा, ठीक है। उसके बाद है, ये हो गया है आपका 12 मार्क का जो भी स्ट्रैटेजी हो गया है, ठीक है। कैसे स्ट्रैटेजी तो नहीं बताए हैं, बट कैसे आता है हम आपको डिस्कशन किए हैं। बट यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है 2 केस सिनेरियो, तो 2 क्वेश्चन, जो क्वेश्चन सिनेरियो में टोटल 5 क्वेश्चन आता है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे ऐसे हम कर लेते हैं 5 क्वेश्चन करके आता है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 क्वेश्चन आता है। एंड यहाँ पे अगर देखेंगे यहाँ पे भी 4 क्वेश्चन आता है, ठीक है। यहाँ पे 4 क्वेश्चन जो भी हम एग्जाम्पल लिए हैं, तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन है, 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अगर देखेंगे 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन मिल जाएगा, इजी है, ठीक है। आप अगर डायरेक्टली पढ़ेंगे तो वहाँ पे उसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन मान के चलते हैं, 2 क्वेश्चन है, ठीक है। 2 क्वेश्चन यहाँ पे इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे, 2 क्वेश्चन है। एंड यहाँ पे भी 2 क्वेश्चन मान के चलिए, तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे, डायरेक्टली आप सॉल्व कर पाएंगे। बट रिमेनिंग जो क्वेश्चन है, ये मेनली ये जो 2 क्वेश्चन के सिनेरियो पूछता है, यहाँ पे एक कॉमन रहता है आईटी चैप्टर का। वो डायरेक्टली आईटी चैप्टर से नहीं पूछेंगे, वो लिंक करेंगे आईटी चैप्टर के साथ, एग्जामिनेशन चैप्टर या आईटी चैप्टर के साथ आपको लिंक करेंगे। वैल्यूएशन चैप्टर तो रहता है, इनबिल्ट रहता है, या आईटी चैप्टर के साथ टाइम ऑफ सप्लाई को वो लिंक करेंगे, या आईटी चैप्टर के साथ इनवॉइस चैप्टर, या आपका जो भी यूए बिल चैप्टर, अगर वो चैप्टर अगर पूछ लेंगे ना तो ईजी होगा, क्योंकि इनवॉइस चैप्टर एंड आपका यूए बिल चैप्टर उसका कॉन्सेप्ट पूरा अलग है एंड आईटी चैप्टर का पूरा अलग है। तो वहाँ पे इजी हो जाता है, जो टाइम लिमिट को लेकर, अगर इनवॉइस चैप्टर टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर को लेकर वो पूछेगा तो वहाँ पे आपको इजी हो जाएगा 2 क्वेश्चन डायरेक्टली कैलकुलेशन करने के लिए, ठीक है। बट यहाँ पे जो सेकंड केस सिनेरियो जो पूछता है, जैसे अगर देखेंगे डीटी में, वो कभी कभी इंटरनेशनल टैक्सेशन से पूछ लेते हैं या डीटी से भी पूछ लेते हैं। तो अगर देखें केस सिनेरियो में 2 क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे, एंड रिमेनिंग जो भी क्वेश्चन है वो आपका बड़ा क्वेश्चन को सॉल्व जब करेंगे, क्योंकि केस सिनेरियो अगर आएगा आपको डायरेक्टली बड़ा क्वेश्चन पूछेगा तो उसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, एंड सॉल्व में जो भी प्रोसेस में जो भी आपका आंसर निकलेगा तो वो आंसर में ये वाला एमसीक्यू पूछ लेगा, ठीक है। तो इसलिए आपको ये जो क्वेश्चन आपको तैयार होकर जाना पड़ेगा, पूरा डिटेल में इसको सॉल्व करना है 2 केस सिनेरियो के लिए, ठीक है। 2 केस सिनेरियो के लिए हम बताएंगे, सब कुछ बताएंगे, कब करोगे आप, स्टार्टिंग में करोगे या एंड में करोगे जो भी एमसीक्यू को। बट अभी हम थोड़ा क्वेश्चन के बारे में आपको डिटेल में बता रहे हैं, जैसे ट्रस्ट के रिलेटेड भी आ सकता है। यहाँ पे मेनली जो एग्जामिनर का जो फेवरेट क्वेश्चन होता है, जो सेकंड केस सिनेरियो, वो मेनली रहता है असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटी से वो पूछ लेते हैं, आता है इस क्वेश्चन में मेनली केस सिनेरियो 2 में आ जाता है, एंड आपका अगर डीटी में देखेंगे, ठीक है। एंड फर्स्ट वाला तो पीजीबीपी या टैक्स रेट को लेकर पूछ लेंगे, या एओपी बीओआई या फार्म वाला वो पूछ लेते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं है कि कोई भी पर्टिकुलर चैप्टर से आएगा, बट हाँ आपको प्रैक्टिस अगर करके जाएंगे तो वहाँ पे आप इजीली आंसर दे पाएंगे। तो केस सिनेरियो 1 2 में कोई दिक्कत नहीं होगा, अगर आपको बड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस है एंड आप सफिशिएंट प्रैक्टिस किए हैं तो वहाँ पे आप इजीली आंसर दे पाएंगे, ठीक है, इजीली आंसर दे पाएंगे। एंड बड़ा क्वेश्चन में यहाँ पे एक बेनिफिट रहता है स्टूडेंट के लिए, क्या रहता है कि अगर आप एक क्वेश्चन सही से सॉल्व कर लेंगे ना, तो वहाँ पे आपका आंसर दिया होता है 4 पॉइंट में दिया होता है, तो उसमें से आपको आंसर पता चल जाएगा, ठीक है। एंड वो जो पॉइंट दिया होता है ना, वहाँ पे भी कुछ डिसएडवांटेजेस रहता है कि जो भी आपका आंसर रहेगा एंड उसका रिलेटेड आंसर वो वहाँ पे पूछ लेते हैं, ठीक है, वो वहाँ पे पूछ लेते हैं। तो इसलिए आप अगर मैक्सिमम प्रैक्टिस की है तो वहाँ पे आप पूरा आंसर दे पाएंगे, 5 क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे, तो यहाँ पे आप इजीली दे पाएंगे। अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो आंसर दे पाएंगे, दिक्कत नहीं होगा। तो ये स्टूडेंट इसको डिसएडवांटेजेस मानते हैं, बट हमारे हिसाब से ये एडवांटेजेस है, क्योंकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, तो वहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्वेश्चन तो सॉल्व करना ही पड़ेगा, जैसे भी वो क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन सॉल्व प्रोसेस में अगर आपको 18 मार्क मिल रहा है तो आप ईजी रहेगा आपके लिए, 18 मार्क मिल जाएगा। एंड यहाँ पे कोई भी नहीं है कि हाँ यहाँ पे क्लॉरिकल एरर है, ये एरर है एंड स्टेप मार्किंग, वो तो नहीं है, आपको मिल जाएगा, जितना आप आंसर दे देंगे उतना मिल जाएगा। मेन दिक्कत होता है ये जो 2 क्वेश्चन जो पूछ लेते हैं ना, बड़ा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो आपको टाइम वहाँ पे चला जाएगा सब कुछ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को आपको बताएंगे, आगे बताएंगे कि आपको यहाँ पे बैठ कर नहीं बैठना है, इसको पकड़ कर नहीं बैठना है। आपको ये क्वेश्चन अगर देखोगे बड़ा क्वेश्चन तो आप उसको थोड़ा क्या कर सकते हैं, टाइम कम देने पड़ेगा, यहाँ पे आपको टाइम देना है, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर सॉल्व कर लेते हैं एक
क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं 10 मार्क एंड यहाँ पे 8 मार्क, तो 18 मार्क मिल जाएगा। एंड यहाँ पे जो 8 मार्क है यहाँ पे भी इजीली अचीवेबल है, ठीक है, इजीली अचीवेबल है। ये जो यहाँ पे 4 क्वेश्चन है 1 मार्क करके एंड यहाँ पे 2 क्वेश्चन है 2 मार्क करके, तो यहाँ पे इजीली अचीवेबल है। बट यहाँ पे जो 2 क्वेश्चन थोड़ा लफड़ा करेगा वही सबसे दिक्कत देता है। बट केस सिनेरियो अगर देखेंगे, अगर आप बड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाए होंगे तो वहाँ पे आपको इजीली आंसरेबल हो जाएगा, ठीक है, इजीली आंसरेबल हो जाएगा। तो ये था पुराना क्वेश्चन का जो भी फॉर्मेट। बट इस बार से क्या आया है कि जो एमटीपी में है तो वहाँ पे 3 केस सिनेरियो पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर पुराना सिलेबस था तो नया सिलेबस, तो यहाँ पे थोड़ा ये प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे केस सिनेरियो 3 पूछे हैं। अगर देखेंगे एमटीपी तो वहाँ पे केस सिनेरियो टोटल 12 पूछे हैं। तो केस सिनेरियो अगर देखेंगे तो केस सिनेरियो 3 पूछे हैं, ठीक है, 3 पूछे हैं। कोई भी यहाँ पे प्रोपोर्शन में वो पूछे हैं, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन 1 से लेकर 5 तक, उसके बाद 6 से लेकर 9 तक, उसके बाद है 10 से 12, ठीक है, 10 से 12 है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे 5 क्वेश्चन 2 मार्क करके 10 मार्क्स से, एंड यहाँ पे 3 क्वेश्चन 2 मार्क करके 6 7 8 9, तो यहाँ 4 क्वेश्चन है, ठीक है, 4 क्वेश्चन है। तो यहाँ पे 8 मार्क्स है एंड यहाँ पे अगर देखें 3 क्वेश्चन 2 मार्क करके, तो यहाँ पे 6 मार्क। तो टोटल अगर देखेंगे यहाँ पे, तो टोटल यहाँ पे अगर देखें 24 मार्क आपका केस सिनेरियो में आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि आपको तो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन ऐसे भी प्रैक्टिस करना है, तो उसमें से आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये जो थर्ड वाला क्वेश्चन है ये थोड़ा ईजी आएगा, क्योंकि जो आपका यहाँ पे जो 2 क्वेश्चन पूछ लेते थे, 2 क्वेश्चन पूछ लेते थे 2 मार्क के लिए, बट जो क्वेश्चन आता था जिस लेवल का, तो यहाँ पे ये जो थर्ड वाला क्वेश्चन उस लेवल का आएगा, ठीक है, उस लेवल का आएगा। उनका यही है मेन मुद्दा है। एंड बाकी जो रिमेनिंग 2 क्वेश्चन है आज इट इज जैसे आप तैयारी करते थे पहले 5 क्वेश्चन है, यहाँ पे 4 क्वेश्चन, वैसे यहाँ पे पहले जो केस सिनेरियो 2 एंड फर्स्ट एंड सेकंड वाला जो केस सिनेरियो आज इट इज आपको तैयार करना है। एंड यहाँ पे जो रहेगा 3 क्वेश्चन 6 मार्क के लिए, तो यही वाला क्वेश्चन यहाँ से जो भी थोड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन पूछते थे 2 मार्क के लिए, तो यहाँ पे वही लेवल का क्वेश्चन आएगा, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। एंड रिमेनिंग जो भी रहेगा आपका 6 मार्क के लिए, 6 मार्क के लिए रिमेनिंग जो भी रहेगा, तो उसके लिए रहेगा 3 क्वेश्चन 2 मार्क करके, ठीक है। तो यहाँ पे 1 नंबर का कोई भी क्वेश्चन अभी नहीं है, ठीक है, 1 नंबर का कोई भी क्वेश्चन नहीं है अभी, आपका हो गया है 2 नंबर का सभी क्वेश्चन आ गया है। अभी ये आपको पता चल गया है कि अगर पुराना जो भी फॉर्मेट में अगर क्वेश्चन आएगा तो ऐसे आएगा, अगर नया फॉर्मेट में अगर आएगा 3 केस सिनेरियो आएगा एंड 2 आएगा आपका, 3 आएगा 2 मार्क करके इंडिविजुअल क्वेश्चन आएगा, ठीक है। नया फॉर्मेट ऐसे ही है। अभी आपको कैसे तैयार करना है, ठीक है, कैसे तैयार करना है अभी हम चलते हैं। तो यहाँ पे जो 2 क्वेश्चन है उसके लिए आपको कोई भी दिक्कत नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको जो भी इंस्टीट्यूट जितना भी केस सिनेरियो दिया है तो उसको आपको कंपल्सरली उसको प्रिपेयर करके जाना पड़ेगा, प्लस जो लॉन्ग टाइम हमारा जो क्वेश्चन बैंक में है उसको भी प्रिपेयर करके जाना पड़ेगा। तो उसमें से आपको आ जाएगा, यहाँ पे तीनों क्वेश्चन ही आ जाएगा, ऐसे नहीं है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, बट आ जाता है डायरेक्ट क्वेश्चन, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, एक इसमें से आ जाता है जिसको आप अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। दूसरा है आपका जो आरटीपी है, आरटीपी का क्वेश्चन भी आ जाता है कभी कभी, जो सेकंड वाला जो भी क्वेश्चन है आरटीपी का क्वेश्चन आज इट इज नहीं आता है, बट उसमें से आ जाता है 2-3 क्वेश्चन आ जाता है, थोड़ा चेंज करते हैं, बट आरटीपी क्वेश्चन आ जाता है। नहीं तो आपका एमटीपी क्वेश्चन नहीं आता है, फिर भी आरटीपी क्वेश्चन आ जाता है, तो इसको आपको तैयार करके जाना पड़ेगा। जितना भी इंस्टीट्यूट का केस सिनेरियो है सब सॉल्व करके जाना पड़ेगा। एंड दूसरा है हमारा लॉन्ग टाइम क्वेश्चन, जिससे आपका केस सिनेरियो यहाँ पे आ जाएगा, केस सिनेरियो आ जाएगा, ठीक है। एंड आपका उसके बाद जो इंडिविजुअल क्वेश्चन आता था, हम पहले बता रहे हैं जो भी ओल्ड अटेम्प्ट में जो देते थे ओल्ड फॉर्मेट के हिसाब से बता रहे हैं। तो ये 2 केस सिनेरियो कैसे आएगा, पहला केस सिनेरियो आपका जो भी इंस्टीट्यूट का है उसमें से आ जाएगा, नहीं तो जो लॉन्ग टाइम क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है, हम जैसे आईटीसी चैप्टर में जितना सॉल्व किए हैं या पीजीबीपी चैप्टर में उसमें से आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और जो सेकंड वाला है, सेकंड वाला क्वेश्चन आरटीपी से आ जाता है, नहीं तो हमारा क्वेश्चन बैंक अगर देखोगे तो उसमें से आ जाएगा, नहीं तो आपका आईसीआई मैक्सिमम रहेगा, परसेंटेज चांसेस रहेगा आईसीआई का जो भी रहेगा केस सिनेरियो उसमें से आ जाता है, थोड़ा चेंज कर लेता है, ठीक है। उसके बाद जो इंडिविजुअल क्वेश्चन अगर देखें जो 4 मार्क का देखेंगे तो यहाँ पे ये डायरेक्टली आ जाता है, अगर आप देखेंगे आईसीआई का जितना एमसीक्यू एंड हमारा जो क्वेश्चन बैंक उसमें से आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 4 क्वेश्चन आ जाता है, डायरेक्टली आ जाता है। एंड जो रिमेनिंग 2 क्वेश्चन है इसको आपको सॉल्व करने के लिए हमारा क्वेश्चन बैंक का जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे बड़ा क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आ जाता है, तो इसलिए क्वेश्चन बैंक से आ जाता है। जैसे वैल्यूएशन का क्वेश्चन, एग्जाम्शन का क्वेश्चन है, या कस्टम का जो भी वैल्यूएशन का क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्टली ये दोनों क्वेश्चन में, तो इसलिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन बैंक से आ जाएगा। तो ऐसे नहीं है कि कुछ नहीं आएगा, सब कुछ आएगा, बट थोड़ा वहाँ पे वो आपका टेस्ट करेगा नॉलेज, ठीक है, वो आपका टेस्ट करेगा नॉलेज, तो इसलिए थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद अगर नया फॉर्मेट देखेंगे एंड यहाँ पे जो 2 क्वेश्चन है जो इजी आएगा, तो वो 2 क्वेश्चन आपका एमसीक्यू आ सकता है, इंस्टीट्यूट जो भी एमसीक्यू इश्यू किया है वो उसका रिलेटेड आ सकता है। उसके बाद जो नया फॉर्मेट अगर यहाँ पे देखें न्यू फॉर्मेट के हिसाब से अगर देखेंगे तो न्यू फॉर्मेट में वही है, तो आपका जो 2 केस सिनेरियो है
पहला 2 केस सिनेरियो है, उसमें से एक आरटीपी से आ जाएगा, ठीक है। इसमें से एक आरटीपी से आ जाएगा, ये तीनों से एक आरटीपी से आ जाएगा। एंड दोनों जो भी है इंस्टीट्यूट का जितना भी केस सिनेरियो वो फॉलो करिए एंड हमारा क्वेश्चन सॉल्व करिए क्वेश्चन बैंक से डीटीआई डीटी का दोनों के लिए। तो ये तीनों आपका आ जाएगा। उसके बाद ये जो 6 क्वेश्चन है, ये 6 क्वेश्चन से आपको यहाँ पे दिक्कत देगा 2 क्वेश्चन, ठीक है। इसमें से 2 क्वेश्चन आपको थोड़ा दिक्कत देगा, नहीं तो एक क्वेश्चन इजी आ जाएगा, 2 क्वेश्चन थोड़ा दिक्कत देगा, ठीक है। 2 क्वेश्चन दिक्कत देगा, बट 2 क्वेश्चन को अगर आप लॉन्ग टाइप क्वेश्चन किए होंगे, हमारा क्वेश्चन बैंक अगर सॉल्व किए होंगे तो उसमें से आ जाएगा, ठीक है। उसमें से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, या केस सिनेरियो से आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको आइडिया आ गया है कि कहाँ से क्वेश्चन आता है। उसके बाद जाएंगे क्या फॉलो करना पड़ेगा। तो फॉलो करने के लिए तो ऑलरेडी बता चुके हैं कि आपको इंस्टीट्यूट का जो भी केस सिनेरियो एमसीक्यू फॉलो करना पड़ेगा एंड करेंट आरटीपी एमटी में ये फॉलो करना पड़ेगा एंड हमारा क्वेश्चन बैंक फॉलो करना पड़ेगा, जिसमें से आपका आ जाएगा सब कुछ, ठीक है। आ जाएगा सब कुछ, क्योंकि हमारा जो प्रीवियस आइटम का स्टूडेंट है तो वो भी ऐसे ही अचीव किए हैं, क्योंकि हम क्लासेस में वही बताते हैं कि आप ये तीनों को फॉलो करके जाइए, आपका पूरा आ जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ये तीनों को फॉलो करके जाइए तो सब कुछ उसमें से आ जाएगा, अलग कुछ नहीं आएगा, ठीक है। बट रिवीजन अगर किए होंगे, अगर कुछ नया पॉइंट आ जाता है तो रिवीजन अगर किए होंगे, कॉन्सेप्ट अगर आपका सही होगा तो आप आराम से आंसर दे पाओगे, ठीक है। तो रिसोर्सेस ये रहेगा। उसके बाद जाएंगे एग्जाम में आप कैसे आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हम जितना भी बता देंगे तो उससे कोई नहीं फायदा होगा अगर आप एग्जाम में सही से अटेम्प्ट नहीं किए होंगे, ठीक है। एग्जाम में आप 2 तरफ से आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं वही है सर, हम पहले अटेम्प्ट करेंगे या लास्ट में अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। तो 2 आपके पास ऑप्शन है, जो 3 घंटे देते हैं, 3 आवर, एंड आपको 15 मिनट मिलता है, पहले 15 मिनट मिलता है, रीडिंग टाइम मिल जाता है। तो 2 ऑप्शन मिल जाता है, एक तो 3 घंटा मिल जाता है एंड 15 मिनट आंसर को पढ़ने के लिए। तो कोई कोई सेंटर में क्या करते हैं, ये 15 मिनट में जल्दी नहीं देते हैं एमसीक्यू को, थोड़ा लेट में देते हैं, बट कोई कोई सेंटर में डायरेक्टली दे देते हैं एमसीक्यू के साथ, क्वेश्चन बैंक दे देता है, क्वेश्चन जो भी सीट दे देते हैं, तो वहाँ पे आप दोनों मिल जाता है स्टार्टिंग में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन है, तो 2 ऑप्शन है, आप स्टार्टिंग में आप एमसीक्यू बना सकते हैं या आप एंडिंग में बना सकते हैं, ठीक है। एंडिंग में आप एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेजेस भी है। तो स्टार्टिंग में अगर बनाएंगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारा स्टूडेंट क्या करते हैं, स्टार्टिंग में अगर बना लेते हैं तो वहाँ पे वो टाइम दे देते हैं 1 आवर, या कोई कोई स्टूडेंट इवन 1.15 आवर भी दे देता है स्टार्टिंग में जो भी एमसीक्यू बनाता है। तो एंड में क्या होता है, वो जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन नहीं दे पाता है, तो वो दिक्कत होता है स्टार्टिंग में अगर क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे एमसीक्यू। एंड एंडिंग में भी कोई कोई स्टूडेंट जो सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे उनके पास टाइम नहीं आता है। जैसे सब स्टूडेंट सोचते हैं कि हम 30 मिनट दे देंगे उसको, बट 30 मिनट नहीं हो पाता है। कोई कोई स्टूडेंट इवन 20 मिनट मिलता है उनको, कोई कोई स्टूडेंट इवन होते हैं 15 मिनट में भी वो बोलते हैं कि हम सॉल्व कर लिए हैं। बट वहाँ पे हाँ ठीक है, आपका जो दिमाग होता है ना वहाँ पे थोड़ा तेज हो जाता है एंड आपको क्लैरिटी आ जाता है, बट 15 मिनट सफिशिएंट नहीं है, ठीक है। 15 मिनट सफिशिएंट नहीं है, तो आपको ऐसे नहीं करना है, ये 1 घंटा नहीं देना है, या 30 मिनट 20 मिनट या 15 मिनट नहीं देना है। तो आपको एक क्लियर स्ट्रैटेजी बनाकर जाना पड़ेगा, अगर आप यहाँ पे स्टार्टिंग में अगर यहाँ पे क्या करते हैं, अगर आप टाइम देते हैं ना, स्टार्टिंग में अगर आप एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए टाइम देते हैं तो वहाँ पे आपको क्लियरली 30 मिनट देना पड़ेगा, ठीक है। 30 मिनट देना पड़ेगा, क्योंकि सब कुछ स्टार्टिंग में सॉल्व नहीं हो पाता है। क्यों 30 मिनट देना है, क्योंकि ये 30 मिनट देना है प्लस ये 15 मिनट देना पड़ेगा। 15 मिनट या आपको जो भी 10 मिनट मिलता है, जितना भी 15 मिनट से मिलता है तो वहाँ पे आपको देना पड़ेगा अगर आप स्टार्टिंग में सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो जो रीडिंग टाइम का आपको 10 मिनट देना पड़ेगा, क्योंकि जो 10 मिनट से आपको जो डायरेक्ट क्वेश्चन आता था, जो डायरेक्ट क्वेश्चन 1 मार्क का, तो वो आंसर आप वहाँ पे डायरेक्टली चूज कर पाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। डायरेक्टली क्वेश्चन 2 मार्क्स का या 1 मार्क का जो भी आता था तो उसको आप डायरेक्टली सॉल्व कर पाएंगे, तो इसलिए थोड़ा आपको कम टाइम मिल जाएगा। अगर कोई भी यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं ये जो 40 मिनट के अंदर, तो उसको छोड़ देना है, ठीक है। उसको छोड़ देना है, एंड तक छोड़ देना है। अगर आप स्टार्टिंग में लेते हैं तो वहाँ पे आपको 30 प्लस 10 मिनट देना पड़ेगा। अगर इवन जो 30 मार्क्स से अगर आपको आता है कुछ 18 मार्क्स का या कुछ 20 मार्क्स का आता है, रिमेनिंग जो भी 10 मार्क है उसको छोड़ देना है, एंड में बनाने के लिए छोड़ देना है। अगर नहीं हो रहा है, क्योंकि आपको इस टाइम अंदर आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तो इस टाइम के अंदर सॉल्व नहीं हो पाता है तो छोड़ देना है। क्योंकि जब हम पूरा क्वेश्चन जब हम सॉल्व करते हैं ना, तो वहाँ पे हमारा जो दिमाग है थोड़ा फास्ट हो जाता है, तो वहाँ पे इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे। एंड को अगर छोड़ देंगे तो वहाँ पे इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे। 10 मार्क्स अगर नहीं सॉल्व हो रहा है तो आप छोड़ सकते हैं एंड के लिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग का टाइम आपको एमसीक्यू देना पड़ेगा अगर आप स्टार्टिंग में एमसीक्यू दे रहे हैं, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग का टाइम पहले आप दोगे ये रीडिंग टाइम के लिए, जो रिमेनिंग डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के लिए अगर रीडिंग टाइम में दे देंगे, फिर आपको एमसीक्यू पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको पहले एमसीक्यू पढ़ना करना पड़ेगा। यहाँ पे आपका स्ट्रैटेजी है कि हाँ आप 30 मिनट में एमसीक्यू सॉल्व करना है, तो पहले अगर यहाँ पे आप रीडिंग टाइम में जो 70 मार्क के लिए रीडिंग टाइम में अगर आप रीडिंग यहाँ पे करेंगे, उसके बाद फिर एमसीक्यू पढ़ना पड़ेगा, फिर एमसीक्यू पढ़ने के बाद फिर और एक बार आपको सही से रीडिंग करना पड़ेगा क्या क्या क्वेश्चन करना है। तो 2 बार क्यों आप डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन को आंसर देना है, 2 बार आप नहीं टाइम देना है। अगर आप पहले एमसीक्यू बनाना चाहते हैं तो वहाँ पे आप जो 15 मिनट में आप एमसीक्यू पढ़िए,
तो वहाँ से आपको क्लियर आइडिया आ जाएगा कि हाँ क्या क्या एमसीक्यू है, आंसर भी वहाँ से आपको पता चल जाएगा। आप ऐसे भी 4-6 मार्क्स का आंसर दे सकते हैं, उस 15 मिनट के अंदर दे सकते हैं। अगर आप पहले अगर एमसीक्यू सॉल्व करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको टाइम देना पड़ेगा, रीडिंग टाइम को एमसीक्यू के लिए, रीडिंग के लिए देना पड़ेगा। अगर आप डिस्क्रिप्टिव को रीडिंग के लिए अगर आप टाइम देंगे तो वहाँ पे क्या होगा कि पहले डिस्क्रिप्टिव के लिए टाइम दोगे 15 मिनट, फिर आपको एमसीक्यू सॉल्व करना पड़ेगा और एक बार पढ़ के फिर एमसीक्यू सॉल्व करने के बाद फिर डिस्क्रिप्टिव में टाइम देना पड़ेगा रीडिंग में, तो इसलिए दो बार टाइम चला जाएगा। तो यही रहेगा कि अगर आप स्टार्टिंग में एमसीक्यू बनाना चाहते हैं तो रीडिंग टाइम को भी आप एमसीक्यू में देना पड़ेगा। एंड यहाँ पे एंडिंग टाइम में अगर आप एमसीक्यू सॉल्व करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको क्लियरली 45 मार्क्स मिनट का आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। 45 मिनट से पहले आपको जो भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जितना भी आप बनाए हैं तो उसको बंद करके आपको एमसीक्यू शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि हमारा दिमाग का जो भी इंटेलिजेंट लेवल वो थोड़ा बढ़ जाता है एंड दिमाग फास्ट हो जाता है, तो आप सॉल्व कर लेंगे। बट अगर आप यहाँ पे बोलेंगे कि नहीं हम अगर 30 मिनट से पहले हम देखेंगे 30 मिनट में हो जाएगा, 20 मिनट में हो जाएगा, हो जाता है, बट थोड़ा माइंड के ऊपर वहाँ पे आ जाता है, प्रेशर आ जाता है कि इतना टाइम में होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। एंड यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव जो भी 70 मार्क्स का क्वेश्चन था वहाँ से भी कुछ छूटा होगा, क्योंकि ये जो मार्क्स पूछते हैं, जितना क्वेश्चन पूछते हैं वो तो नहीं होता है 3 आवर में, नहीं होता है। बट अगर आप ज़्यादा बार रिवाइज किए होंगे तो वहाँ पे 3 आवर में हो जाता है। बट मैक्सिमम स्टूडेंट के बारे में वही बोल रहा हूँ कि वहाँ पे नहीं खत्म हो पाता है, जो स्टार्टिंग में जो भी टाइम में नहीं खत्म हो जाता है 70 मार्क, तो इसलिए कुछ 1 या 2 क्वेश्चन रह जाता है एंड में। बट अगर आपके पास 30 मिनट है, एमसीक्यू सॉल्व करना पड़ेगा एंड यहाँ से क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, तो वहाँ पे दिक्कत हो जाता है। तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको एंडिंग का जो भी टाइम है आपको 45 मार्क क्लियरली आपको टाइम रखना पड़ेगा, ठीक है। इवन आपका यहाँ पे 4 क्वेश्चन भी है, ठीक है, 4 क्वेश्चन भी अगर नहीं क्लियर नहीं होगा, 4 क्वेश्चन मीन्स 4 मार्क करके, अगर 4 क्वेश्चन भी अगर नहीं होंगे तो भी आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा 45 मिनट से पहले, क्योंकि यहाँ पे अगर 45 मिनट से अगर आप देखोगे तो वहाँ पे आप आराम से यहाँ पे सॉल्व कर पाओगे, 30 मिनट या 35 मिनट में सॉल्व कर लोगे। एंड रिमेनिंग जो भी 10 मिनट में आप इसको मेनली वहाँ पे थियोरेटिकल क्वेश्चन बच जाता है, ठीक है, थियोरेटिकल क्वेश्चन बच जाता है जो भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन का, तो इसलिए आपको अगर एंड में देना है तो वहाँ पे 45 मिनट देना पड़ेगा। एंड एंड में अगर आप यहाँ पे एमसीक्यू देखते हैं ना, तो वहाँ पे स्टार्टिंग में क्या करोगे, तो स्टार्टिंग का जो टाइम है ये 75 मार्क्स के लिए आपको ये 15 मिनट देना पड़ेगा, ठीक है। ये 15 मिनट आपको 75 मार्क के लिए पूरा आपको डेलीगेट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पहले अगर आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना है तो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में टाइम दीजिए, एमसीक्यू को पूरा साइड कर लीजिए, क्योंकि आपको स्टार्टिंग में डिस्क्रिप्टिव सॉल्व करना है तो एमसीक्यू को क्यों टाइम देंगे, ठीक है, क्यों टाइम देंगे। बट अगर बहुत सारे स्टूडेंट भी ऐसे होते हैं जो स्टार्टिंग में मिल जाता है 5-6 मिनट, तो वहाँ पे क्या करते हैं वो एमसीक्यू कुछ देख लेते हैं, तो वो भी करते हैं, बट वहाँ पे थोड़ा दिक्कत होता है कि वो प्रेशर आ जाता है कि वो क्वेश्चन नहीं पढ़ पाए, आएगा या नहीं आएगा। पूरा एग्जाम में वही रहता है दिमाग में कि हाँ वो क्वेश्चन नहीं पढ़ पाए, आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि थोड़ा थोड़ा हम देख के चले जाते हैं, 5 मिनट में हम एमसीक्यू पूरा नहीं देख पाएंगे, तो वो आएगा या नहीं आएगा, तो दिक्कत हो जाता है। अगर आपको एमसीक्यू में टाइम देना है तो स्टार्टिंग में अच्छे से दीजिए, अगर नहीं देना है तो आप एंड में दे देना, ठीक है। बट अगर आप स्टार्टिंग में थोड़ा देखकर एमसीक्यू चले जाएंगे एंड तक, तो वही दिमाग में रहेगा कि मेरा इस बार एग्जाम खराब हो जाएगा, एमसीक्यू इतना टॉप आया है, क्योंकि अगर आप टाइम नहीं देंगे तो आपको पता नहीं चलेगा ईजी है या टफ है, ठीक है। टाइम देने के बाद आपको ईजी पता चल जाएगा कि हाँ ईजी है, ठीक है। तो इसलिए आपको वही हिसाब से देना पड़ेगा। अगर स्टार्टिंग में एमसीक्यू सॉल्व करना चाहते हैं तो 15 मिनट को एमसीक्यू में टाइम देना पड़ेगा। अगर एंड में आप सॉल्व करना चाहते हैं तो वहाँ पे स्टार्टिंग का जो 15 मिनट आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में टाइम देना पड़ेगा। एंड अगर स्टार्टिंग में आप सॉल्व करना चाहते हैं 30 मिनट दे दीजिए, अगर एंड में सॉल्व करना चाहते हैं 45 मिनट आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो छोड़ के आगे चलिए, स्टूडेंट वहीं पर दिक्कत होता है, एक एक क्वेश्चन में उसको सीरियसली ले लेते हैं, ठीक है, ईगो के ऊपर ले जाते हैं एंड वहाँ पे बोलते हैं कि हम इसको सॉल्व करके जाएंगे। इंस्टीट्यूट क्या करता है, जो इजी क्वेश्चन है ना तो वो थोड़ा वॉल्यूम बड़ा वाला क्वेश्चन पूछ लेता है, जो थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है ना वो छोटा क्वेश्चन, अगर देखें उसका वॉल्यूम छोटा क्वेश्चन जो कि इजीली सॉल्व हो जाएगा, बट वो क्वेश्चन अटेंड नहीं करते हैं स्टूडेंट। पहले क्या क्वेश्चन अटेंड करेंगे, जो इजी वाला क्वेश्चन, बट इजी वाला क्वेश्चन आपको 3-4 पेज चला जाएगा, टाइम में वहाँ पे चला जाएगा, तो वही रहता है। तो आपको एमसीक्यू को ऐसे सॉल्व करके जाना पड़ेगा। इसलिए हमारे स्टूडेंट को हम क्लास में इसको बार बार समझाते हैं कि ऐसे आपका स्ट्रैटेजी रहेगा। जो भी टेस्ट लेते हैं तो वहाँ पे यही समझाते हैं कि एमसीक्यू आपको 30 मार्क अचीव करना है। तो हम तो यहाँ पे पूरा गारंटी तो नहीं दे पाएंगे कि हर स्टूडेंट का 30+ रहेगा, तो 30+ तो हर स्टूडेंट का नहीं आता है। फिर भी जितना स्टूडेंट हमारे पास पिछले बार जो भेजे थे उनका मार्क्स एंड जो मंगाए थे उनका आंसर शीट, तो वहाँ से पता चला था कि हाँ स्टूडेंट का 28, 29, 30 वो आता है, डीटी आईडीटी में दोनों में आता है, ऐसे नहीं है। ये स्ट्रैटेजी अगर आप फॉलो करेंगे तो वहाँ पे आ जाएगा। बट अगर आपको चाहिए डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन कैसे आपको अटेंड करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में बताना पड़ेगा, तो उसके लिए हम डिटेली पूरा एनालाइज करेंगे, ठीक है, पूरा एनालाइज करेंगे कैसे आप सिक्योर कर पाओगे। टाइम ज़्यादा नहीं देंगे, फिर भी हमारा कितना टाइम चला गया, 25 मिनट चला गया है, फिर भी आपको पूरा डिटेल पता चल गया है कि एमसीक्यू कैसे आपको तैयार करके जाना पड़ेगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, आप बहुत मेहनत करिए ताकि आपको इस बार 70+, 80+ सिक्योर करना पड़ेगा डीटी आईडीटी में, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जो 70 मार्क को कैसे आपको तैयार करना पड़ेगा, कैसे अप्रोच रहेगा, उसके लिए अगर वीडियो चाहिए तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, तो उसके लिए हम स्पेसिफिकली एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही।